स्वागत है आपका अपने चैनल MGM कैरियर इंस्टीट्यूट में। तो स्टूडेंट्स, हम लास्ट लेक्चर्स में एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ रहे थे। तो हम अब एटॉमिक स्ट्रक्चर को आगे की तरफ लेके चलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर को आगे पढ़ने से पहले अगर स्टूडेंट्स आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें एंड हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको हमारी डेली लाइव लेक्चर्स का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए हम एटॉमिक स्ट्रक्चर में आगे की तरफ चलते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक आज का हमारा है डिमेरिट्स ऑफ बोर एटॉमिक थ्योरी। हर एक थ्योरी की कुछ ना कुछ डिमेरिट्स थी, तो बोर की भी कुछ कुछ डिमेरिट्स थी जिनको हमें आज कवर करना है। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है कि ये जो थ्योरी थी एक इलेक्ट्रॉन वाली स्पीसीज़ के लिए नहीं लगाई जा सकती, सॉरी, एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन वाली स्पीसीज़ के लिए नहीं लगाई जा सकती। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट हमारा यही है कि बोर थ्योरी जो होती है दिस इज़ नॉट एप्लीकेबल फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज़ जैसे कि हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, इनके लिए नहीं लगाया जा सकता। ठीक है, एक ही इलेक्ट्रॉन वाली स्पीसीज़ के लिए ये एप्लीकेबल है, जैसे कि हाइड्रोजन, लिथियम +2, हीलियम प्लस, बेरिलियम +3, इनके लिए ये एप्लीकेबल है, इनके लिए नहीं लगाई जा सकती। ठीक है, इसके अलावा बोर थ्योरी जो था वो फाइन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। फाइन स्पेक्ट्रम क्या होता है? जब स्पेक्ट्रम लाइन को स्पेक्ट्रोमीटर से एनालाइज करते हैं तो स्पेक्ट्रम लाइन आगे कुछ फर्दर पतली लाइंस में, थिन लाइंस में टूट जाती है और थिन लाइंस को ही क्या बोलते हैं अपन? फाइन लाइंस। ठीक है, तो ये कैसे हो जाता है? ये जो बोर थ्योरी है वो नहीं समझा पाए। क्यों? क्योंकि हमें देखो सीरीज़ कौन कौन सी होती हैं। लाइमन होती हैं, बामर है ना, पाश्चन, ब्रैकेट, पीफुंड एंड हमफ्रे। क्या इसके बाद कोई सीरीज़ है क्या? लेकिन लाइंस तो इसके बाद भी आती है ना। तो वो लाइंस क्या होती हैं? बहुत ही पतली लाइंस होती हैं जो हमें दिखाई नहीं देती हैं, इसलिए उसको आगे फिर पढ़ाया नहीं जा सकता और उन्हीं को हम बोलते हैं फाइन स्पेक्ट्रम। तो उस फाइन स्पेक्ट्रम को बोर थ्योरी नहीं एक्सप्लेन कर पाई। ठीक है, इसके अलावा बोर थ्योरी जो है थर्ड पॉइंट है ज़ीमान इफेक्ट एंड स्टार्क इफेक्ट, इन दोनों को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ये क्या होता है? ज़ीमान इफेक्ट क्या होता है? ज़ीमान इफेक्ट होता है जब स्पेक्ट्रम लाइन को मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में रखते हैं तो वो आगे फर्दर और छोटी लाइंस में स्प्लिट हो जाती हैं। तो इस इफेक्ट को बोलते हैं हम ज़ीमान इफेक्ट। और स्टार्क इफेक्ट क्या होता है? जब इन्हीं लाइंस को मैग्नेटिक फील्ड की जगह इलेक्ट्रिक फील्ड में मैं रखूँ तो फिर उसको बोल देंगे हम स्टार्क इफेक्ट। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा बोर थ्योरी में कहीं पे भी कुछ भी एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है बोर थ्योरी कुड नॉट एक्सप्लेन द रीजन ऑफ mvr = n × h/2 पाई। ये इक्वेशन कहाँ से आई? ये बोर थ्योरी नहीं समझा पाई। ठीक है, नेक्स्ट है बोर थ्योरी कुड नॉट एक्सप्लेन वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के पास में वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर दोनों होता है। ठीक है, लेकिन बोर थ्योरी जो है केवल इलेक्ट्रॉन के पार्टिकल नेचर पे ही काम करती है, उन्हें वेव नेचर के बारे में कुछ पता नहीं था। ठीक है, तो वो इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है पार्टिकल नेचर जिसको मैकेनिकल कॉन्सेप्ट बोलते हैं, वेव नेचर जिसको वेव एंड क्लासिकल कॉन्सेप्ट बोलते हैं, एट सेम टाइम, मतलब इलेक्ट्रॉन के पास में वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर दोनों ही एक सेम टाइम पे प्रेजेंट होते हैं। लेकिन बोर को कौन सा पता था? ओनली ओनली उसका पार्टिकल नेचर पता था, उन्हें वेव नेचर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं थी। ठीक है, तो ये है डीमेरिट्स ऑफ बोर थ्योरी। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट नाइन्थ, मॉडर्न वेव मैकेनिकल कॉन्सेप्ट। मॉडर्न वेव मैकेनिकल कॉन्सेप्ट। ठीक है, इसमें फर्स्ट पॉइंट है ऑल द माइक्रो पार्टिकल्स मूविंग विद हाई वेलोसिटी शो बोथ वेव एंड पार्टिकल नेचर। तो जो बोर ने नहीं समझा पाए थे वो यहाँ पे हम देखेंगे कि उसका क्या रीज़न है। तो फर्स्ट पॉइंट इसका यही है कि जितने भी छोटे पार्टिकल्स होते हैं, माइक्रो पार्टिकल्स मतलब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, सारे के सारे, है ना, वो हाई वेलोसिटी से जब मूव करते हैं तो वो वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर दोनों शो करते हैं। ये इसका फर्स्ट पॉइंट है। ठीक है, सेकंड, वेव जो इन पार्टिकल्स के साथ में जो वेव एसोसिएटेड होती है उस वेव को हम बोलते हैं क्या? मैटर वेव्स। ठीक है, उन वेव को हम क्या बोलते हैं? मैटर वेव्स। नेक्स्ट, ये 3 पॉइंट्स में समझा जाता है, ये वाला कॉन्सेप्ट 3 पॉइंट्स में समझा जाता है। कौन सा है? फर्स्ट है डी ब्रोगली ड्वेल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्योरी, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एंड श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। डी ब्रोगली ड्वेल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एंड श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। तो सबसे पहले हम डी ब्रोगली वेव नेचर ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्योरी को हम पढ़ेंगे। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट यही है डी ब्रोगली ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इनके हिसाब से इन्होंने क्या बोला
कि जो माइक्रो पार्टिकल्स हैं उनसे संबंधित, उनसे रिलेटेड जो वेव्स होती हैं उनकी जो वेवलेंथ होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है उस पार्टिकल के मोमेंटम की, सॉरी, उस डायरेक्टली नहीं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है उस पार्टिकल के मोमेंटम के। ठीक है, तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि वेवलेंथ ऑफ मैटर वेव्स फॉर माइक्रो पार्टिकल इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोमेंटम। ठीक है, तो यहाँ से जो ये बोला गया है उसको मैथमेटिकल टर्म्स में मैं लिखूँ तो लैम्डा किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, लैम्डा प्रोपोर्शनल टू 1/p। ठीक है, लैम्डा इक्वल्स टू, जब प्रोपोर्शनलिटी के साइन हटाते हैं तो कोई कांस्टेंट आता है h/p, और p को मैं बोल सकता हूँ mv, क्योंकि मोमेंटम यही होता है m/v। तो यहाँ से लैम्डा इक्वल्स टू हो जाता है h/mv, और यही लैम्डा जो कहलाती है वो क्या कहलाती है, डी ब्रोगली वेवलेंथ। क्या कहलाती है वो, डी ब्रोगली वेवलेंथ। यहाँ पे p जो है मोमेंटम है, m जो है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये याद रखना है किलोग्राम में रखना होता है, v वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड में। ठीक है, इसके अलावा लैम्डा इक्वल्स टू h/mv को हम डिफरेंट फॉर्म्स में भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, जैसे कि सबको पता है फर्स्ट फॉर्म, काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो हाफ mv² होता है। क्या करो, इस 2 को इस साइड पे मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 2 काइनेटिक एनर्जी mv², फिर दोनों साइड में m को मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई m बोथ साइड, तो ये हो जाएगा 2m काइनेटिक एनर्जी, और यहाँ हो जाएगा m² v², और हमें पता है m/v कितना होता है, p। तो ये हो गया p का स्क्वायर, तो p का स्क्वायर इक्वल्स टू 2m काइनेटिक एनर्जी, और p इक्वल्स टू √2m काइनेटिक एनर्जी। बस फॉर्मूला आ गया। लैम्डा इक्वल्स टू क्या होता है, h/p की जगह पे 2m काइनेटिक एनर्जी हम रख सकते हैं। मतलब कि अगर क्वेश्चन हमें काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में दे रखा है तो ये वाला फॉर्मूला हमें यूज़ करना है। ठीक है, सेकेंड, ऐसा पार्टिकल्स जिसके पास q चार्ज है और वो v वोल्ट का पोटेंशियल लिए हुए है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हो जाएगा q/v। बस यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी में q/v रख दो तो दूसरा फॉर्मूला बन जाएगा लैम्डा इक्वल्स टू h/√2m q/v। अगर हमें q और v की फॉर्म में दे रखा हो तो हमें ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। ओके स्टूडेंट्स, अब इससे रिलेटेड कुछ एक क्वेश्चंस हैं जो हम देख लेते हैं, जैसे कि कैलकुलेट डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ 0.01 ग्राम पार्टिकल मूविंग विद 10⁻² मीटर पर सेकेंड। हमें डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालनी है। ठीक है, और हमें क्या दे रखा है, मास 0.01 ग्राम, तो हमें मास किस में चाहिए था, किलोग्राम में, तो यहीं कन्वर्ट कर लेते हैं इसको, 0.01 इंटू 10⁻³ किलोग्राम। ठीक है, और हमें वेलोसिटी दे रखी कितनी, 10⁻² मीटर पर सेकेंड। तो बस लैम्डा निकालना है हमें, तो लैम्डा की वैल्यू क्या होता है, h/mv होता है, और h यहाँ पे क्या होता है, प्लांक्स कांस्टेंट, तो उसकी वैल्यू हमें पता है क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है 6.625 की जगह मैं 6 ही लिख रहा हूँ, 6.6 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड डिवाइड बाय m, 0.01 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻²। ठीक है, तो ये हो जाएगा लैम्डा यहाँ से 6.6 इंटू 10⁻31 मीटर, और लैम्डा डिस्टेंस होती है इसलिए इसका जो यूनिट आएगा वो मीटर आएगा। तो इस तरीके से डी ब्रोगली वेवलेंथ हमारी ये कैलकुलेट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमें, कैलकुलेट डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इफ काइनेटिक एनर्जी इज दिस। हमें काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में दे रखा है, तो अब हम क्या करेंगे, सिंपली फॉर्मूला लगाएंगे, लैम्डा इक्वल्स टू h/√2m काइनेटिक एनर्जी, और m क्या है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन का मास आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू को अगर मैं रखूँ यहाँ पे, ये हो जाएगा 6.6 इंटू 10⁻34 डिवाइड बाय √2m। इलेक्ट्रॉन का वेट कितना होता है, 9.1 10⁻31। ठीक है, इंटू काइनेटिक एनर्जी कितना आ रहा है, 9.1 इंटू 10⁻18। ये रूट में हो जाएगा पूरा का पूरा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे हम तो लैम्डा हमारा आ जाएगा 0.01 इंटू 10⁻9 मीटर। इसको और सॉल्व कर लेते हैं तो यहाँ 10 हट जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 10⁻10 मीटर। तो ये आपका लैम्डा यहाँ से कैलकुलेट होके आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये चीज़ जो डी ब्रोगली वेवलेंथ वाला कॉन्सेप्ट था वो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हमारा है नंबर ऑफ वेव्स मेड बाय इलेक्ट्रॉन इन nth शेल। nth शेल में कितने वेव्स बनाती हैं कोई इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कैसे, एक डायग्राम आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये दिस वाला, दिस डायग्राम है ना, इसमें क्या है, एक nth शेल है, ये कौन सी है, nth शेल, और इसमें इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। अब इलेक्ट्रॉन क्या होता है ना, इस शेल पे इस तरीके से मूव नहीं करता, वो तो हमें बताया गया है, किसने, बोर ने बताया। लेकिन इलेक्ट्रॉन क्या होता है शेल में, जैसे ये कोई शेल है, ये कोई शेल मानी है, ऐसी कोई शेल होती नहीं। इलेक्ट्रॉन
इस न्यूक्लियस के चारों तरफ फ्रीली ऐसे मूव करता है, ठीक है। तो ये फ्रीली मूव करता है तो ये ऊपर की तरफ ऐसे ऊपर नीचे से जाएगा तो वेव बनाएगा, ठीक है। तो किसी nth शेल में जो बोर मॉडल है इसको वेव मैकेनिकल मॉडर्न वेव मैकेनिकल कॉन्सेप्ट से इस तरीके से जोड़ा गया है कि किसी nth शेल में ये जो इलेक्ट्रॉन है जो मूव कर रहा है इस पाथ पे जो मूव कर रहा है इलेक्ट्रॉन, ये कितनी इसमें वेव्स बनाएगा, ठीक है। अब हमें पता है दो जो क्रस्ट और जो दो थ्रू होते हैं एडजेसेंट, उनके बीच की डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, लैम्डा बोलते हैं, ठीक है। अगर मैं इस वेव को काट के एक लंबी रास्ते पर रख दूं तो मुझे वो कुछ इस तरीके की दिखाई देगी, ठीक है। और इस वेव का जो पूरा रास्ता होगा वो किसके बराबर होगा, इसके सरकमफेरेंस के बराबर होगा। तो 2 पाई आर और यहाँ पे लैम्डा, और जितनी वेव्स बनेगी उसको मैं किसके बराबर कर दूंगा, 2 पाई आर को। जितनी वेव्स बनेगी उसके नंबर को लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 2 पाई आर के बराबर हो जाएगा। तो आगे बस यही किया हुआ है। इफ़ नंबर ऑफ वेव्स मेड बाय इलेक्ट्रॉन इन nth शेल इज एक्स, अगर x है तो 2 पाई आर की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, x लैम्डा के बराबर। और हमें पता है लैम्डा इक्वल्स टू कितना होता है, h/mv। बस वैल्यू रख दो यहाँ पे, यहाँ रख देंगे तो 2 पाई आर इक्वल्स टू हो जाएगा x इंटू h/mv। अब देखिए स्टूडेंट्स, जो mvr इक्वल्स टू n इंटू h/2 पाई आया था उसको कौन नहीं समझा पाए थे, बोर, लेकिन टी ब्रोगली ने उसको यहाँ पे समझा दिया था। तो इसमें क्या करेंगे, इस mv को उस साइड पे ले जाओ और 2 पाई को इस साइड पे लेके आ जाओ तो ये हो जाएगा mvr इक्वल्स टू x इंटू h/2 पाई। एक्स हमने क्या बना था, नंबर ऑफ़ वेव्स मानी थी ना, नंबर ऑफ़ वेव्स। तो इसका मतलब ये जो इक्वेशन है ये हमें बता रही है इलेक्ट्रॉन पार्टिकल के वेव नेचर के बारे में बता रही है। लेकिन अगर मैं x की जगह पे वही n को रख दूँ, n मतलब नंबर ऑफ शेल, अगर मैं n को रख दूँ तो mvr इक्वल्स टू n इंटू h/2 पाई हो जाएगा। तो यही इक्वेशन जो है सेकंड वाली हमें क्या बता रही है, इलेक्ट्रॉन के पार्टिकल नेचर के बारे में बता रही है। अब मैं क्या करूँ, mvr है तो 1 और 2 को मैं इक्वल कर देता हूँ तो यहाँ से x इंटू h/2 पाई आ जाएगा, सॉरी x इंटू h/2 पाई आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और n इंटू h/2 पाई, तो h/2 पाई से h/2 पाई तो कैंसिल हो जाएगा और x की वैल्यू n के बराबर आ जाएगी। यहाँ से हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ पता लगी है कि जितना नंबर ऑफ़ शेल्स होती हैं ना उसमें उतनी ही नंबर ऑफ़ वेव्स बनती हैं, जितना नंबर ऑफ़ शेल्स होती हैं उसमें उतनी ही नंबर ऑफ़ वेव्स बनती हैं, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको याद रखना है। जितना नंबर ऑफ़ वेव्स उतनी ही जितना नंबर ऑफ़ शेल्स उतनी ही नंबर ऑफ़ वेव्स। सो टोटल वेव प्रोड्यूस बाय इलेक्ट्रॉन इन nth शेल इज n, इसीलिए x को n के बराबर किया हुआ है। और हमें यहाँ से ये भी पता चला, क्या पता चला हमें, कि जो पार्टिकल है वो वेव नेचर एंड इलेक्ट्रॉन जो है वो वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर दोनों रखता है, ठीक है। इतना चीज़ें समझ में आ गई आपको। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं लूँ तो नंबर ऑफ़ शेल, फर्स्ट शेल में कितनी वेव बनेगी, एक, थर्ड शेल में 3, सिक्स्थ शेल में 6 और फिफ्थ शेल में 5। इसका क्या मतलब है, जैसे फर्स्ट शेल, तो ये फर्स्ट शेल है, इस फर्स्ट शेल में एक ही वेव बनेगी, मतलब मैं इसका डायग्राम बनाऊंगा कुछ इस तरीके का, ठीक है। थर्ड शेल, तो थर्ड शेल में 3 वेव बनेंगी तो मैं इसका डायग्राम बनाऊंगा कुछ इस तरीके का। 3 वेव्स बना देता हूँ, 1 2 और 3। सिक्स्थ शेल में कितनी बनेंगी, 6 वेव्स बनेंगी, तो 1 2 3 4 5 एंड ये 6। और फिफ्थ शेल में कितनी बनेगी, 5, तो ये बन गया 1 2 3, ये 4 और ये 5वां। तो इस तरीके की डायग्राम देख के हम नंबर ऑफ़ वेव्स और नंबर ऑफ़ शेल भी बता सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट है सरकमफेरेंस ऑफ शेल। सरकमफेरेंस ऑफ शेल वही 2 पाई आर इक्वल्स टू एक्स लैम्डा, एक्स की वैल्यू n के बराबर है तो 2 पाई आर इक्वल्स टू n लैम्डा, ये सरकमफेरेंस आती है किसी भी शेल की, ठीक है। नेक्स्ट हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं वो देख लेते हैं कि क्या क्वेश्चंस हैं, ताकि हमें ये जो फॉर्मूला है ये पुट करना आ जाए कैसे। कैलकुलेट सरकमफेरेंस ऑफ फोर्थ शेल इफ़ लैम्डा ऑफ वेव इज़ 4 एंगस्ट्रॉम। हमें क्या निकालनी है, सरकमफेरेंस निकालनी है फोर्थ शेल की। तो बस फॉर्मूला लगाते हैं, क्या आएगा फॉर्मूला, 2 पाई आर इक्वल्स टू एन लैम्डा, ठीक है। तो 2 पाई आर इक्वल्स टू एन कितना है, फोर्थ शेल मतलब 4 लैम्डा, ठीक है। 4 इंटू लैम्डा कितना है, 4 एंगस्ट्रॉम, तो 2 पाई आर की वैल्यू हो जाएगी 16 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। ये हमारा आंसर यहाँ से निकल के आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है इफ़ एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 2.5 h/पाई देन कैलकुलेट नंबर ऑफ वेव्स। हमें नंबर ऑफ वेव्स निकालनी। तो स्टूडेंट्स एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, mvr इक्वल्स टू n इंटू h/2 पाई,
लेकिन आप ध्यान से देखिए यहाँ एच अपॉन पाई दे रखा है, तो मुझे एच अपॉन 2 पाई बनाना है। तो मैं क्या करूँ, इस एम वी आर इक्वल्स टू 2.5 इंटू एच अपॉन पाई को मैं क्या कर देता हूँ, इंटू 2 डिवाइड बाई 2। तो 2.5 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 5 इंटू एच अपॉन 2 पाई। अभी इंटीग्रल मल्टीपल बन गया है, तो एम वी आर इक्वल्स टू एन इंटू एच अपॉन 2 पाई से इसको मैं अगर कंपेयर करूँ ऊपर वाली इक्वेशन से, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5। और जितनी n की वैल्यू होती है उतना ही वेव्स का नंबर होता है, तो यहाँ वेव नंबर भी कितना हो जाएगा, 5 ही होएगा। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, 5 आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट है, इफ़ नंबर ऑफ पास्चन लाइन्स इज 4 इन इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन टू ग्राउंड स्टेट। जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन ग्राउंड स्टेट से हो रहा है तो पास्चन सीरीज में 4 लाइन्स हमें दिख रही हैं, ठीक है। तो हमें पूछा है कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ वेव्स इन nth शेल, nth शेल में कितनी टोटल नंबर ऑफ वेव्स मिलेंगी। अब देखो पास्चन में तो लाइमन बामर पास्चन तीसरी सीरीज़ है, तो उसका N2 N1 देख लेते हैं। N1 तो हमें पता लग गया 3, नंबर ऑफ़ वेव्स आ रही हैं 4, तो N2 कितना होना चाहिए, 7। मतलब मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन आना चाहिए वो 7 से आना चाहिए, ठीक है, 7 से आना चाहिए। तो जब ग्राउंड स्टेट में आएगा तब भी कितना आएगा, 7 ही आएगा, ठीक है। जय तो यहाँ पे जो nth शेल है वो उसका आंसर क्या आ जाएगा अपना 7। बस इतना सही देखना था स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर आया n इक्वल्स टू 7 आया। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट चैप्टर में हम इसके आगे के पार्ट को डिस्क्राइब करेंगे और आगे पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।